हेलो गाइस, आज मैं ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर 4 में हमने देखा था कि वांग पिंग जो क्रिमिनल था, जो किलर था, उसको वांग जियान के हवाले कर देता है और जो उसके पास पैसे होते हैं किलर के पास वो रख लेता है और जो कुछ कल्टीवेशन रिफाइनिंग पील्स होती हैं वो वांग जियान उससे ले लेता है। कहता है कि मैं इनके बदले तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम ये मुझे दे दो, तुम्हारे ये अभी कुछ काम की नहीं है, तुम अभी लो लेवल के हो इसलिए तुम इन्हें यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर अब चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वांग पियांग के फ़ोन पे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में वांग जियान की तरफ से 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और उसका बैलेंस अब 11,99,830 रुपये होता है। और वो सिस्टम में भी देखता है, सिस्टम में 34 उसके कुछ हो जाते हैं लाख रुपए और उसकी ब्लड की होती है 1.2 और साइक वैल्यू होती है 1.1। एंड तभी उसका सिस्टम हिलने लगता है और हड़बड़ाने से लगता है और वाइब्रेशन करने लगता है और वो टूट कर दोबारा से अपग्रेड होकर एक रिफॉर्म ले लेता है और नया अपग्रेड वर्जन बन जाता है। शायद ज़्यादा पैसा होने के कारण इसका सिस्टम भी अपग्रेड हो जाता है वांग पिंग का। अब उसमें वैल्यू कुछ अलग दिखने लगती हैं। अब उसमें 121 ब्लड की और साइक वैल्यू 110 दिखाई दे रही होती है। वांग पिंग देखता है, उसे एक्सप्लोर करता है उसको सिस्टम को कि मेरा शायद नया वर्जन आ गया सिस्टम का। अब जो वैल्यू है वो यूनिट्स में बदल गई हैं, अब पहले जैसी नहीं है। जो पहले 1.1 थी 10,000 में बदलती थी, शायद अब मैं 1,000 में 1 पॉइंट पर बढ़ा सकता हूँ। तो वो ट्राई करता है, कहता है सिस्टम को कि मेरी की और ब्लड 1% बढ़ा दो 1,000 रुपये में। तो उसकी बढ़ जाती है और 1,000 रुपये कटते हैं। तो वो देखता है हाँ ये चलो काम तो कर रहा है। तो फिर कहता है अपग्रेड वर्जन को प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। फिर उसके फ़ोन पे एक मैसेज और आता है और कहता है कि वांग जियान का मैसेज होता है, कहता है कि क्या तुम्हें पैसे मिल गए। हाँ, और मैंने पैसों के साथ एक पार्सल भी भेजा है तुम्हारे पास, बैंक में तो तुम्हारे पैसे आ गए और एक पार्सल भी भेजा है, तुम्हें उन चीज़ों की दोबारा अभी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो फिर वांग पिंग कहते हैं अच्छा तो उसने कुछ डिलीवर किया है। तो वो रिप्लाई बैक करता है थैंक यू ब्रदर। और फिर वांग जियान का एक मैसेज जो रहता है, सिंस तुम एक पहले पर्सन हो जिसको मैं एडमायर करता हूँ, तुम होनहार हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम एक हो उन कुछ बंदों में से एक हो जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ। तभी वांग पिंग इम्प्रेस हो जाता है कि उन्होंने मुझे कमेंट किया और मेरे को ऐसे शाबाशी दी, तो मैं थोड़ा शर्मा सी रहा था वो वांग पिंग। तभी उसकी बहन उसके कमरे में आती है और उसकी कमर पर आकर कूदती है, कहती है वांग पिंग मैं भूखी हूँ एक। और अच्छा वो पैसे लेने आई थी इससे कि पैसे दोगे तो मैं मुंह बंद रखूँगी। आप हाउ कैन ए सिस्टर लाइक मी लीव माई ब्रदर एट होम अलोन, मैं तुम्हारे घर पर ऐसे अकेले थोड़ा छोड़ सकती हूँ। तभी वांग पिंग उसके दोनों गाल खींचता है और कहता है आई ऑलरेडी हर्ड बट यू वर थिंकिंग, मैंने सुन लिया जो तुम सोच रही थी अभी। तो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। तभी वो लड़की उसकी बहन उसको एक पार्सल देती है जो कि वांग जियान की तरफ से आता है। कहता है किसी वांग जियान ने भेजा है। तभी कहता है ये इतनी जल्दी आ गया। तभी वो कहता है, फिर वो लड़की कहती है कि वांग जियान का तो मैंने नाम सुना सुना लग रहा है। तभी उसको एकदम याद आता है, क्या तुम ये मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी वाले वांग जियान की बात कर रहे हो क्या? अच्छा तुम मुझे मिलाओ ना, तुम मुझे मिलाओ ना, बहुत ही हैंडसम है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ। तभी कहते हैं ये आखिरकार क्या हो गया, क्या है ये वांग जियान में ऐसा? तुम ऐसा कुछ नहीं समझोगे, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो उनकी तारीफ़ें करने लगती है। कहते हैं इन सन सिटी एवरी गर्ल्स, हर एक लड़की वांग जियान से मिलना चाहती है और मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर मैं उनसे मिलूँगी, उनसे सिग्नेचर लेंगी तो मैं बहुत सारे उनके सिग्नेचर के ऑटोग्राफ से एक फ़ैन क्लब बना सकती हूँ और बहुत सारे पैसे छाप सकती हूँ, मिलियंस में पैसे छाप सकती हूँ और सपने देख रही होती है। और तभी वहाँ से वांग जियान गायब हो जाता, वो जो वांग पिंग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो देखती है ब्रदर ब्रदर कहाँ गए, ऐसे तुम जा नहीं सकते, मेरी डील तुमने करवानी होगी, तुम 40% ले सकते हो, मैं 60% ले सकती हूँ उसमें से। तभी वो वहाँ से चला जाता है और वो बड़बड़ाती बाहर आती है। तभी वांग पिंग रास्ते पे जा रहा होता है, कहता है आखिरकार वांग जियान ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो पार्सल खोल के देखता है, क्या ये जो पार्सल में कुछ 3 बुक्स होती हैं जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स की बुक होती है। वांग पिंग कहता है मैंने इसके बारे में रिसर्च नेट पे सर्च किया था और मुझे कुछ खास नहीं मिला था, उसमें 1-2 पॉइंट बताए गए थे कि मार्शल आर्टिस्ट को कैसे अपना ब्रेक थ्रू करना चाहिए, उसकी 2 कंडीशंस उसको फुलफिल करनी चाहिए। उसकी एक तो हाई लेवल ब्लड की होनी चाहिए और तो एक मार्शल आर्ट बनने के लिए उसकी लोवेस्ट रिक्वायरमेंट ब्लड की होती है 150, और उसकी नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्ट्रॉन्ग बोन्स यानी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। ये 2 चीज़ होने के बाद ही एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है कोई। पर उसमें मुझे नेट पे कुछ खास टेक्निक्स नहीं मिली थी इनको अचीव करने के लिए। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इन बुक्स के कारण मैं उन टेक्निक्स को रिहर्सल कर सकता हूँ, उनको ट्रेन कर सकता हूँ अपने शरीर को। ब्रदर ने मेरे लिए सेंड करके मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनसे बाद में फ्यूचर में मिलूंगा तो मैं उनके हेल्प करूँगा उनके काम में। वो कहता है पर मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं वहाँ पर कल्टीवेशन ट्रेनिंग कैसे करूँगा, मुझे कोई बाहर बड़ा घर लेना होगा जिससे मैं अकेले एकांत में घर ले सकता हूँ।
तभी वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी डीलर आता है, कहता है क्या तुम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, देखो ये लिमिटेड है, ये मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। तभी बीमिंग फांग पिंग उसको लेता है पोस्टर को और चेक करता है और उसके साथ चला जाता है प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर को चेक करने के लिए। प्रॉपर्टी सेल्समैन फांग पिंग को प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था कि गुआन हुयान, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर सब कुछ मिलेगी, अवेलेबिलिटी अकोमोडेशन, इस रेजिडेंस के आसपास मार्केट भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये 230 स्क्वायर फीट है, ये आपको 8,60,000 रुपये का पड़ जाएगा। फिर भी फांग पिंग मनी मन सोच रहा होता है कि ये हाउस तो अच्छा है, फिर भी बहुत थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। और वो सेल्समैन मनी मन सोच रहा था कि इसको देखने से लग रहा है ये स्टूडेंट लग रहा है, क्या ये इस महंगे घर को खरीद पाएगा। फिर वो कहता है सर क्या हम कोई सस्ते वाला चीपर इससे सस्ता देख सकते हैं। फांग पिंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तभी फांग पिंग कहता है कि क्या कोई डिस्काउंट या ऑफर है आपके पास। वो कार्ड निकाल लेता अपना, तभी वो चाबी निकाल लेता है उसकी क्वार्टर की, कहता है थैंक यू सर, हाँ हाँ ऑफ़र है, हम नेगोशिएट कर लेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं, हम फाइनेंशियली जो भी पैसे की है वो नेगोशिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम आपको और भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इसके साथ साथ 5G नेटवर्क, प्रीमियम टीवी, सॉन्ग टीवी। और चाबी निकाल कर उससे और सेल्समैन और उसके सामने अपनी सेल्स स्किल्स दिखाने लगता है और उसकी तारीफ़ें करने लगता है। हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, मैं मैनेजर से बात करके आपको डिस्काउंट और दिला सकता हूँ, और आप तो ब्राइट फ्यूचर हो इस शहर के, आपको तो हम डिस्काउंट दिला ही सकते हैं। बस वांग पिंग ये सुनकर उसकी सारी बातें बस साइन कर रहा था और उसकी तरफ देख रहा था। अब तो वांग पिंग जाते जाते कह रहा होता है कि ऑल राइट, मैं कब आ सकता हूँ यहाँ पर। सेल्समैन कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पर, और आपका फर्नीचर की हम कर लेंगे, करवा देंगे आपकी मदद, आपकी हेल्प हम हर जगह करवाने में आगे रहेंगे। तभी फांग पिंग जाते जाते कहता है पैसा होने में बहुत ही बड़े फ़ायदे होते हैं। तभी बाहर आ जाता है फांग पिंग और चाबी घुमा रहा होता है अपनी उंगली में और कहता है मुझे पता तो नहीं, मैं अपने माता पिता को इसके बारे में कैसे बताऊं कि मैंने घर कैसे खरीदा और मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। इससे अच्छा तो मैं इसको सीक्रेट ही रखता हूँ, इसको छुपा के ही रखना बढ़िया रहेगा। अब मेरे पास एक प्लेस है जहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ फर्नीचर और कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं घर के लिए। तभी और रास्ते में जा रहा था, कुछ लोग भीड़ लगाकर एक टीवी में देख रहे थे, कोई बैटल हो रही थी टीवी में, कुछ बैटल के प्रसारण हो रहा था, यानी लाइव चल रही थी। ग्रैंड मास्टर मा एंड टाई मू इज़ गेटिंग इंटेंस ऐसे बोल रहे थे। और वो फांग पिंग की नज़र जाती है टीवी के अंदर बहुत जोर से मीडिया कवरेज ली जा रही थी उस फाइट की, और टीवी के ऊपर सेल भी आ रही होती है कि ह्यूज सेल। तभी कहते हैं देख रहे होते हैं वहाँ पर बहुत सारी तबाही मच रही होती है टीवी के अंदर, और जो मीडिया वाला होता है उसका कैमरा सब कुछ टूट जाता है। और ये सब कुछ फाइट देखकर फांग पिंग कहता है कि कब मैं इन जैसा ताकतवर बन पाऊंगा, क्या मैं इनका मुकाबला कर पाऊंगा फ्यूचर में कभी। ग्रैंड मास्टर तो बहुत ताकतवर लग रहे हैं देखने में, इन्होंने पत्थरों चट्टानों को तोड़ दिया। और मीडिया वाले भी वहाँ पर टीवी के अंदर देखते हैं, उनके भी कपड़े वपड़े फट जाते हैं और बहुत लोग घायल हो जाते हैं उस बैटल के आसपास। बस फांग पिंग अपने फ्यूचर के लिए सोचता है कि मुझे भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना है किसी न किसी दिन, कि मैं भी इतना ताकतवर बना, एक ग्रैंड मास्टर जितना ताकतवर बन सकूँ। एक मार्केट में आता है जहाँ पर सोफ़ा फर्नीचर खरीदने के लिए, और फांग पिंग वहाँ पर जाकर एक बुक कर लेता है और फर्नीचर खरीदने के लिए। रात को फांग पिंग के घर पर दिखाया जाता है, उसकी सिस्टर उसकी मदर को कंप्लेंट कर रही होती है कि मदर देखो फांग पिंग कितना लेट हो गया, वो बाहर कुछ गंदा खाना खा रहा होगा उल्टा सीधा, अब मैं उसको आने दो, मैं उसको लेसन टीच करूँगी, उसको बताऊँगी कि इतना लेट क्यों। तब उसकी माँ कहती है तुम्हारे ब्रदर से बात तो हुई है, उसके मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम आ रहा है तो वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा होगा। तो फिर हमें फांग पिंग दिखाया जाता है जो नए क्वार्टर में ट्रेनिंग कर रहा होता है, एक पोज में चेस्ट स्ट्रेट, बैक बैंड एंड हेड फॉरवर्ड करके उसको चांट कर रहा था बारी और एक ट्रेनिंग पोज में प्रैक्टिस कर रहा था। और वो अपने मन में कर हमें बताया जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, और कुछ बोन्स हमारी सेलेनियम में होती हैं 29 बोन्स, और कुछ बोन्स हमारी टॉर्सो में होती है जो 51 बोन्स होती हैं, और जो लिम्स होती हैं हमारी 126 पीसेस में होती हैं, और बाकी हमारी फ्लैश होती है, ऑर्गन्स होती है जो इनर ऑर्गन और मेरिडियन में होती हैं। इन दोनों को हमें मिलाकर ईच अदर के कोऑपरेट से ही एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी ट्रेनिंग करनी होती है। अगर तुम अपनी बॉडी की हड्डियों को हार्ड कर लोगे ज़्यादा तो उसके लिए तुम एक बेटर तरीका होता है, एक तो द वे ऑफ हार्डनिंग मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक के थ्रू। तो वो वांग पिंग अपने फ़ोन से वांग जंग को कॉल कर अपनी ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो वांग जंग उसे बता रहा होता है कि तुम्हें टेक्निक्स पे फोकस करना चाहिए, अपनी की और ब्लड को अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी, तुम्हारी इंडोरेंस के कैपेसिटी, एट द सेम टाइम तुम्हारी जो हड्डियाँ वो की को ऑब्जॉर्व करेंगी और उनकी हार्डनेस इंक्रीज अपने आप होगी। बट ब्रदर, वांग पिंग पूछता है, ब्रदर पर मेरी जो इन की और ब्लड है वो इंक्रीज तो होगी पर बोन हार्डनेस आगे नहीं बढ़ी तो क्या मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा।
तभी वांग जियांग कहता है हाँ हाँ मुझे आपको फिर उसके बाद ब्रेक थ्रू करना होगा। जब आपकी टेक्निक एक्सरसाइज कर रहे होगे और वो इफेक्टिव होना बंद हो जाएगी तो आपको ब्रेक थ्रू करना होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक थ्रू हो जाओगे आप। हाउएवर पर ये बहुत ही मुश्किल होता है करना। तो ये सब चीज़ उसके डिस्कस कर रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करना है तो तुम्हारी बॉडी ऊपर से स्टेबल होती है, अगर तुम लोअर बॉडी को करोगे अपनी ट्रेन तो तुम्हें अपनी बॉडी की बैलेंस करने में और तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होएगी। तो कह वांग पिंग समझ लेता है और उनको नोट कर रहा होता है सबको कि हाँ मुझे अपनी लोअर बॉडी को ही सबसे पहले ट्रेन करना होगा। तो उसकी टेक्निक है द होल स्टेप पाइल वर्क। तो सबसे पहले मैं ये लोअर बॉडी को ही ट्रेन करूँगा। पर वो कहते हैं, इसको चेतावनी देता है, ये तुम अगर ये ट्रेनिंग करोगे और तुमसे कोई भूल चूक हुई तो तुम कभी चल नहीं पाओगे और तुम कभी भी मार्शल आर्ट एग्ज़ाम को दोबारा नहीं दे पाओगे, तुम उसके लायक ही नहीं रहोगे। पर पांग पिंग कहता है अगर मैं इसको अपनी ब्रेक थ्रू कर लूँगा लोअर बॉडी को और मैं बहुत ही तेज हो जाऊँगा तो कभी मेरे पास कोई मेरे से कोई लड़ने ओवर पावर्ड एनिमी आएगा तो मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहूँगा। वांग जियांग कहता है ये बहुत ही बुज़दिलों वाली स्ट्रेटेजी है तुम्हारी। तभी कहता है पांग पिंग मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने अपनी आर्टरी या अपने ब्रेन या अपनी बोन्स को कुछ डैमेज किया या वे ऑफ हार्डनिंग के द्वारा तो तुम कभी भी इस एग्ज़ाम को दोबारा नहीं दे पाओगे और शायद ही तुम्हें एक पूरा साल ही दोबारा करना होगा। तभी पांग पिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, कहता है अगर मैं अपनी आर्टरी और ब्रेन को बचा लेता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता हूँ, ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मैं बहुत ही ताकतवर हो जाऊँगा, परफेक्ट। तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और थक जाता है और कहता है मैंने सक्सेसफुली कल्टीवेशन पूरी कर ली। जैसा ब्रदर ने कहा था मेरी साइक वैल्यू और की डिक्रीज हो गई है। वो अपने सिस्टम में देखता है उसकी 122 थी 120 हो गई है और वो 110 थी 135 हो गई है। साइक बढ़ गई है और की ब्लड घट गई है। तभी वो अपने इंक्रीज कर लेता है ब्लड की और साइक वैल्यू को, वो 125 हो जाती है ब्लड की और साइक वैल्यू 140 कर लेता है। तो वो एकदम चौंक जाता है इंक्रीज देख कर कि इतनी ज़्यादा एकदम इंक्रीज हो गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और नॉर्मल लोगों को 3 दिन लगते हैं और बहुत सी मेडिसिन खाने पे इतनी की बढ़ानी पड़ती है, पर मेरी बॉडी जितना इंडोर कर सकती है मैं उतनी बढ़ा सकता हूँ। इससे तो मैं टाइम बहुत ही कम समय में वांग को भी पीछे छोड़ सकता हूँ और वांग जियान को भी से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। समय रहते रहते अपने आप को ऊपर बहुत ही प्राउड महसूस करता है वांग जियान, मैं सिस्टम की मदद से बहुत जल्दी ताकतवर बन सकता हूँ। फिर 6ठा दिन दिखाया जाता है, जो उसके स्कूल के और स्टूडेंट होते हैं वो रनिंग कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं। 15 अप्रैल होती है, खाना खा रहे होते हैं और कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और पांग पिंग अपनी अलग ट्रेनिंग कर रहा होता है। 3 दिन बचते हैं एग्ज़ाम से पहले हुए। फिर हमें सीन चेंज होता है, हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ त्यांग रुयोंग के में जो चेयरमैन होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। अगर कह रहे होते हैं कि रुयांग डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी सिंगल मार्शल आर्टिस्ट अभी तक नहीं आया नया, क्या कर रहे हो तुम किसी बच्चे को इतना ताकतवर बना नहीं पा रहे हो। वो तो पिछली बार वांग जियांग की तरफ से यूनिवर्सिटी से हमें एक मार्शल आर्टिस्ट मिल गया था, इसलिए नहीं तो अब की बार अगर कोई नहीं मिला तो हमारा जो मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट का जो फंड आता है वो बंद कर दिया जाएगा। तुम देख लेना, अब की बार 120 से ज़्यादा हायर स्कोर होना चाहिए बच्चों का, नहीं तो देख लेना तुम्हारी पोजीशन डेंजर में होगी। वो किसी आदमी को बता रहा होता है। फिर एग्ज़ाम डे दिखाया जाता है हमें, बॉडी एग्ज़ाम डे। पांग पिंग और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम स्कूल में आते हैं और पूरी तैयारी से एग्ज़ाम के लिए। फांग पिंग के कुछ दोस्त परेशान थे उनकी ब्लड की वैल्यू को देखकर कि पिछली बार भी रिजल्ट 112 था और अब की बार तो उससे भी हायर कर दिया गया है और हमारा तो 110 ही है, हम तो होपलेस है बिल्कुल, हमारी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तभी उनका एक दोस्त उन्हें दिलासा देता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्रदर वांग ने हमें जो सिखाया है, जो टेक्निक सिखाई है, हमने उससे ट्रेनिंग की है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम अब की बार पास हो जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही सभी बच्चे जिक्र कर रहे होते हैं कि आपकी बार भाई मेरी इतनी है ऐसे कर कर। तभी वहाँ पर कोई एक आदमी आता है, कहता है क्या तुम फांग पिंग हो? कहता है यस मैं फांग पिंग हूँ, क्या चाहिए आपको? तभी वहाँ बच्चे चौंक जाते हैं उसको देखकर कि तो वाई सी टान है फ्रॉम द एजुकेशन ब्यूरो। तभी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो आदमी कहता है स्टूडेंट फांग, तुम मेरे साथ अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हो? ग्रेड 1 मार्शल आर्टिस्ट है ये। अब तो वो फांग पिंग से बात करता है। फांग पिंग कहता है अंकल टान, कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ बात करनी है मुझसे? तभी कहता है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, जो रुयांग डिस्ट्रिक्ट में से 3 प्रीफेक्चर में से एक है और इस सिटी में से अभी तक कोई भी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट नहीं निकल के आया है अपनी स्टूडेंट काउंसिल से यहाँ से। तो अब की बार हमें कोई स्टूडेंट ऐसा चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम हम पर दबाव डाल रही है कि हम आपको फ़ंड दे रहे हैं और आप हमें कोई भी स्टूडेंट पास कर कोई भी स्टूडेंट अच्छा नहीं निकाल के ला रहे हैं। तो ऐसे में हमें अब की बारी कोई ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो अच्छी की और अच्छी ब्लड लेवल वाला स्टूडेंट और एग्ज़ाम को एस करे। तो इसकी अब की बार बॉडी एग्जामिनेशन में मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम अब की बार पास करो इसको, मुझे पता चला वांग जियांग की तरफ से। फांग पिंग कहता है
मुझे पता नहीं, पर मैं देखूंगा बाद में इसके बारे में कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। सब पहले उसने तुम्हारा नाम मेंशन किया, तो जैसे ही मैंने उस तुम्हारा नाम उसके मुंह से सुना तो वांग जियान तुमसे इम्प्रेस हुआ है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा। तो फिर वांग बिंग कहता है आखिरकार क्या कहना चाह रहे हो। तो तभी वो कहता है एग्ज़ाम से पहले तुम्हें अपनी लड़की के प्रेशर को इरप्ट करना होगा, यानी फैलाना होगा यहाँ पर, और सभी के सभी स्टूडेंट को डराना होगा अपनी लड़की को दिखाकर। ये अपने दिमाग में ध्यान रखना कि जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारी इमोशन से इफेक्ट करता है। अगर तुम गुस्से में होगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम बेकार हो सकता है, अगर तुम शांत होगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम, और तुम एग्जाइटी में होगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम जब भी खराब हो सकता है। तुम्हें नॉर्मल रहना होगा, तो तुम्हें इन सब लोगों को डराना होगा, तो इनका एग्ज़ाम अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो फंग भी कहता है अच्छा तुम यही कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी लड़की को इरप्ट करूँ और इन सबको एंग्जियस कर दूँ, यानी इनको घबराहट में डाल दूँ, तो इनका एग्ज़ाम अपने आप ही खराब हो जाएगा। एक ऐसी टेक्निक है। तभी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम एग्ज़ाम में एस करोगे, और हम मार्शल आर्टिस्ट को किसी में भी वो नहीं करना, दया नहीं दिखानी चाहिए, हमें अपना फुल देना चाहिए, हमें पूरी करेज रखनी चाहिए, कोई भी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं अपने अपोनेंट के खिलाफ। तभी फांग पिंग कहता है ऑल अबाउट करेज। क्या करेज की बात की जा रही है यहाँ पर ये। तभी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा फांग पिंग, और उससे हाथ मिला होता है टान से, अंकल टान से, और उसके हाथ मिलाते ही वो पता कर लेता है उसकी वैल्यू को 120 और 130। ये तो बहुत ज़्यादा है, नो इससे भी ज़्यादा हो सकती है शायद, वो कंपेयर कर रहा होता है, पर इससे ज़्यादा है उसकी सिस्टम में, उसने हमने देखी थी जैसे 140 और 125 है। तभी कुछ उसके स्टूडेंट, कुछ उसके दोस्त जो होते हैं फांग पिंग के, जा रहे होते हैं रास्ते से, और वहाँ पे दूसरी क्लास के स्टूडेंट उनकी क्लास की लड़की को टक्कर मारता है, और कुछ अपशब्द बोलता है, और वो कहता है तुम ध्यान से नहीं चल सकते क्या तुम यहाँ पर घूमने आए हो क्या। तभी उसकी क्लास का दोस्त एक उसका वो कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी माफ़ी मांगो इस लड़की से। तभी वो लड़का कहता है ये लड़की मुझसे टकराई थी, मैं इससे नहीं टकराया था, तुम गाइस सब के सब लूज़र हो, बस तुम्हें चिल्लाना आता है और कुछ नहीं। तभी वो उसका दोस्त कहता है कि तुम पीस ऑफ सीट, तुमने खुद पर्पजली किया है। तभी फांग पिंग आता है हाँ, सभी के सभी यहाँ पर वीक बच्चे आए हैं, आपकी बार तो बस बातें करना जानते हैं, लड़ना कोई नहीं जानता, और यहाँ पर सभी के सभी इडियट्स भरे हैं जो सोसाइटी पर बोझ हैं। तभी लड़का कहता है हाँ किसी को बोझ कह रहा है। तभी वहाँ फांग पिंग आता है, अपने दोस्त को वहाँ से हटाता है और अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है, और कहता है लुक्स लाइक मुझे ही टीच करना होगा इसके माता पिता के तरफ से इसे, और अपने अंदर से इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि वहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके फ्रेंड्स को छोड़कर सभी के सभी उल्टियाँ करने लगते हैं, और उनको एंग्जाइटी, उनको बिल्कुल भी यानी हाकी की तरह बेहोश होने लगते हैं, और सभी के सभी चौंक जाते हैं उसकी एनर्जी को देख कर। कहता है इतना ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सभी के सभी कहते हैं ये इतनी इरप्शन इतना ज़्यादा किसका हो सकता है, इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट्स के बीच में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो टान होता है वो भी चौंक जाता है कि ये वांग जियान ने आखिरकार किस मॉन्स्टर को रेज किया है ये। तभी ओल्ड टान से पूछता है एक टीचर आखिरकार कौन है ये स्टूडेंट। और ये चैप्टर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर 5 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो मैं लगातार एपिसोड बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।